हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, काफी इजी टॉपिक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम कि व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है। कि देखो, जब भी हमारे पास 4 रजिस्टर अवेलेबल होते हैं उसमें से 3 नॉन है, एक अननोन है, तो उस अननोन को कैसे फाइंड किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल हमने देख लिए, ये कॉन्सेप्ट स्टडी किए बिना आई होप आपको याद होगा कि मान लो कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास ग्रुप ऑफ रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड है। चलो मान लो, मानने में क्या जाता है कि चलो हमने बोल दिया कि ग्रुप ऑफ रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट है। यहां पर मैंने बच्चों रख दिया गैल्वेनोमीटर। ओके, अब ये पॉइंट ए और इसको बोल दिया बी और इसको सी और इसको डी। तो ए और बी के बीच में मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी। तो व्हिटस्टोन ब्रिज किसको बोलते हैं कि ये अगर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4, तो ये 4 में से अगर मेरे पास 3 रजिस्टर नॉन हुए तो हम चौथा अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, कि अगर हमारे पास ये 4 में से कोई भी 3 रजिस्टर अगर हमें मालूम है तो उसमें से जो अननोन रेजिस्टेंस है हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं विदाउट मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, क्योंकि आप जानते हो ओम्स लॉ हमने देखा, उसमें क्या था कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा एक करंट। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी, करंट मेजर करने के लिए एमीटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें ये दोनों मेजर ही नहीं करना है तो हम कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे? तो ये दूसरा तरीका है कि जहां से हम ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, कि हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ये व्हिटस्टोन जी ने हमें बताया। तो R1 बाय, अगर इसमें ये R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 मिल जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। वहां पर से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकेंगे। ओके, ये कब पॉसिबल है? तो लेट अस सी, इसको हम प्रूव करते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो जब इस व्हिटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में से जो भी करंट फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन को कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C and D is 0, then it is considered, then given व्हिटस्टोन ब्रिज is considered as balanced व्हिटस्टोन ब्रिज। मतलब कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट C is equal to पोटेंशियल एट पॉइंट D, then it is considered as balanced व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, इन शॉर्ट, जब भी गिवन गैल्वेनोमीटर में इस सर्किट में करंट फ्लो 0 हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कॉन्सेप्ट की, जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि हमें प्रूव करना है ये व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ओके, कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें। मान लो कि यहाँ से करंट I जा रहा है, ये हमने बोल दिया I1, यहाँ पर बोल दिया I2, और अगर I1 यहाँ पर पहुंच रहा है, IG इस साइड जा रहा है, I1 माइनस IG, सिमिलरली IG और I2 मिल रहा है, सो फाइनली इट्स I2 प्लस IG। अब I2 प्लस IG, I1 माइनस IG निकलेगा, फाइनली इट्स I1 प्लस I2, इट्स नथिंग बट I, क्योंकि I करंट ही 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ था, I1 प्लस I2, तो इसको हम I भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है हम कैसे यहाँ पर डिसाइड करते थे। देखो, कितना भेजा I, कितना आया I, तो जितना भेजा है उतना आएगा, जितना भेजा है उतना आया, मतलब हम सही है। ओके, सो ये अभी डायग्राम सही है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, तो उससे पहले मैं क्लोज लूप कंसीडर करूंगा। A C D B लूप, अगर मैं ACDB लूप में किरचॉफ लॉ लगाऊं तो A to C जाऊंगा, देन इट्स I1 R1, C to D जाऊंगा, दैट इज IG into G, तो हम बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। सिमिलरली D to A आऊंगा तो माइनस I2 into R3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को मैंने लेवल 1 कर दिया। यहाँ पर काफी सारे वेरिएबल्स है बच्चों। नाउ कौन सी लूप दूसरी कंसिडर करें? तो मैं अभी CBDC लूप कंसिडर कर रहा हूं, CBDC। तो C to B जाएंगे तो I1 माइनस IG इंटू R2, फिर B to D आएंगे तो माइनस I2 प्लस IG इंटू R4, अगेन D to C जाएंगे, किरचॉफ लॉ आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है, सो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0।
इसको बच्चों मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। जैसे कि हमने बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस कौन से हालत में मिलता है, जब गिवन सर्किट में गैल्वेनोमीटर में से करंट 0। सो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, तो अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन का सोचे तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि IG इज इक्वल टू 0 होता है, तो यही IG 0 में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में रखूंगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में IG 0 रखो बच्चों, सो इट्स I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 को उस साइड भेज दिया, सो इट्स I2 R3। सिमिलरली इस इक्वेशन को अब मैंने बोल दिया पहले इक्वेशन नंबर 3। नाउ दूसरी वाली इक्वेशन में IG 0 रखेंगे, तो ये मिलेगा I1 R2, इसमें IG 0 रखो या IG 0 रखो, मतलब माइनस I2 R4 उस साइड भेज देता हूं, I2 R4। सो इट्स आवर इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू नो कि अब हमें क्या करना है। 3 और 4 मिल गई, हमें ऐसा कुछ लाना है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। जब भी ये रेशियो सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि गिवन ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो हाउ, सो इक्वेशन 3/4 करे बच्चों, सो R1/R2 इज इक्वल टू I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू R3/R4। सो इट्स द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज कि कब हम व्हीटस्टोन ब्रिज है ऐसा सोच सकते हैं। उल्टा सोचो तो हम कब IG इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, जब R1/R2 और R3/R4 का रेशियो सेम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। चॉइस इज योर। ओके, आप इन दोनों का रेशियो बोल रहे हो या ये दोनों का बोलो, फाइनली तो ये सेम ही आने वाला है। ओके, तो कोई एक तरीका याद रख लेना। सो ये क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज था। सो अब व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो इसकी ये ज्यादा सेंसिटिव ऐसा कब हम बोल सकते हैं, तो इसमें जब भी ये रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नियरली सेम हो, ओके, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ज्यादा सेंसिटिव है। फिर से कि ये ज्यादा सेंसिटिव कब बोला जाएगा, जब ये सारे रजिस्टर की वैल्यू नियरली एक दूसरे के अराउंड हो, तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ऐसा हम बोल सकते हैं। कि लाइक मान लो कि R1 मेरे पास 10 ओम है, ये भी मैं बोल रहा हूँ 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो इस केस में हमारे पास जो भी जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। कई को बिकॉज हर एक रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के अराउंड है। ओके, तो सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द ऑल द रजिस्टर। ओके, सो ये एक पहला तरीका था। दूसरा एक और तरीका है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो कि इसमें से करंट तो 0 है, मतलब ये सर्किट में अभी है ही नहीं मौजूद, ऐसा भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें मुझे सपोज R2 फाइंड करना है। ओके, ये R1 के साथ सीरीज में जो R2 रखा है वो फाइंड करना है, वो उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा हुआ, फिर से कि अगर ये R2 की वैल्यू इसका पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ज्यादा सेंसिटिव है। अभी भी आप नहीं समझ रहे हो कि वैल्यू ऑफ R2 मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टर। ओके, ये दोनों सीरीज में, तो उससे भी ये अगर ये हम कंसीडर करें पैरेलल में जो कुछ भी उससे ज्यादा हुई तो हम बोल देंगे कि ये ज्यादा सेंसिटिव है। ओके, सो बी केयरफुल कि ये था सेंसिटिविटी, कि इसकी सेंसिटिविटी कब ज्यादा हो सकती है। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी अभी प्रिंसिपल हमने स्टडी किया वही प्रिंसिपल हम मीटर ब्रिज में यूज करने वाले, जो इसकी एप्लीकेशन है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है और उसमें मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपका एक्सपेरिमेंट लिस्ट में, प्रैक्टिकल्स में। ओके, तो आप ये टॉपिक प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो और डेफिनेटली मैं करवाने वाला हूं। सो इसके 3 एक्सपेरिमेंट्स है, एक तो सिंपल रेजिस्टेंस निकालने वाला, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करने वाला। सो अब हम डिस्कस करें तो मीटर ब्रिज। ओके, सो मीटर ब्रिज क्या है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करके हमें रेजिस्टेंस मेजर कर देता है। कैसे करता है वही हमें अभी देखना है। सो नाउ जैसे पोटेंशियोमीटर वायर में वुडन स्ट्रिप पर हम क्या करते थे कि एक वायर से उसको माउंट करते थे, लेकिन उसमें वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होती थी, 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक। लेकिन अगर हम मीटर ब्रिज की बात करें तो इसमें वायर की लेंथ सिंपली क्या होगी, 1 मीटर होगी। ओके, तो एक वुडन स्ट्रिप आप कंसीडर करो कि लाइक
चलो मीटर ब्रिज बनाते हैं अभी हम। अभी ये मीटर ब्रिज का डायग्राम बेसिक। तो ये देखो मीटर ब्रिज में ये मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये ए बी वायर की लेंथ बच्चों कितनी होगी? सो इट्स नथिंग बट 1 मीटर, ओके, 100 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर सारे टर्मिनल से जो एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किए होते हैं, ये 1, 2 और 3 ऐसे टर्मिनल से। सिमिलरली यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना कि R1 रजिस्टर है, जो नॉन वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोल रहा हूं, उसको हम इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर इस वाले को हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसी गैल्वेनोमीटर को ज्योति के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये मीटर ब्रिज क्या है? नल पॉइंट डिवाइस है कि हम जानते हैं कि इसमें रीडिंग हम कब ले सकते हैं? जब इस गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो, जब IG 0 हो। तो ये गैल्वेनोमीटर में मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर IG 0 मिला, मतलब कि वो मेरे लिए बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा। अब जो भी रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है ना बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम यहां पर रख देते हैं, R2 बोल देता हूं, ये इसको हमने बोल दिया R1, ओके। अब इसी ए पॉइंट को हम एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ की रख देंगे, उसके साथ रियोस्टेट रखना चाहते हो तो रख सकते हो और रख ही देंगे ताकि प्रॉपर वे में करंट कंट्रोल कर सके। सो इट्स द बेसिक डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, ओके। तो मीटर ब्रिज का ये डायग्राम बच्चों हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमें यहां पर क्या करना है कि R1 by R2 इज इक्वल R3 by R4 लाना है। अब आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1 एंड R2, लेकिन ये एक और रेजिस्टिव वायर है बच्चों, ये AB है, वो मैंगनीज का बना हुआ एक रेजिस्टिव वायर ही है, ओके, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लेते हैं कि लेट AB वायर के लिए 1 मीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस रो है, ओके। लेट रेजिस्टेंस ऑफ RAB दैट इज हाउ मच? रो। 1 मीटर लेंथ के लिए इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया कितना है? रो ओम है, ओके। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका रो ओम है। तो अब मान लो कि मुझे बैलेंसिंग पॉइंट मिला इस जगह पर, तो अगर इस जगह पर मिलेगा तो उसकी लेंथ में कितनी बोल दूंगा बच्चों? मान लो मुझे मालूम नहीं है तो मैं L बोलूंगा, और बाकी का इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? इट्स 100 माइनस L। सो अगेन आप देखो कि इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट का नाम दूं ना बच्चों में, तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट तो हो ही गया। तो ऊपर वाले दो रजिस्टर को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं हम? C पॉइंट। मतलब एक और पॉइंट बाकी है इस सर्किट का, तो मैं इसको बोल रहा हूं D पॉइंट। जब आपको ये सर्किट इस सर्किट जैसी दिखेगी ना, तब आपको मान लेना है कि आपको मीटर ब्रिज समझ में आया, व्हिटस्टोन ब्रिज समझ में आया। ये दोनों सर्किट सेम है, लेकिन आप पर डिपेंड है कि आपका विजुअलाइजेशन कितना है, ओके। मैं फिर से समझा रहा हूं, डोंट वरी, कि ये पॉइंट D क्यों होगा, क्योंकि हम इस मीटर ब्रिज को कौन सी कंडीशन पर ले जा रहे हैं? बैलेंस कंडीशन पर ले जा रहे हैं। बैलेंस कंडीशन मतलब गिवन गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर कौन से पॉइंट के साथ कनेक्टेड है? C पॉइंट के साथ। तो ये C पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है? तो ये A पॉइंट के साथ है। देख लो आप, C पॉइंट वाया दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस A के साथ कनेक्टेड। C पॉइंट B के साथ कनेक्टेड है, C पॉइंट B के साथ है अननोन रेजिस्टेंस, मैंने बोल दिया R2। लेकिन आपको R3 और R4 नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि बैलेंस कंडीशन में IG 0 होता है, गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होता है। कौन से पॉइंट पर? AB वायर पर मिला। AB वायर पर मैंने बोल दिया ये J पॉइंट पर मिला, मतलब ये मेरा बैलेंसिंग पॉइंट हुआ, नल पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को हम बच्चों क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? द पॉइंट एट विच द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। AB वायर पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो? 0 हो। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि एट नल पॉइंट इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज नल पॉइंट डिवाइस। सो एट नल पॉइंट IG इज इक्वल टू 0, ओके। सो इसमें IG 0 होगा तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? C और D के बीच में IG 0 होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? D। मतलब A to D वाला वायर का रेजिस्टेंस हम क्या बोल देंगे बच्चों? R3। D to B वाले वायर का रेजिस्टेंस हम क्या बोल देंगे? R4। जैसे कि ये वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि नाउ फॉर
1 meter wire resistance is rho ohm. Then for L meter wire, what is the value of resistance? मैंने बोल दिया कि R3 है. That is how much? Rho L. Similarly मुझे BD का resistance फाइंड करना है. तो again 1 meter wire है तो resistance कितना है? Rho. Similarly 100 minus L अगर लेंथ है तो resistance कितना होगा? So finally बच्चों मैंने बोल दिया इसको R4, that is 100 minus L into rho. It's over. तो बच्चों इसमें जरूरी चीज सिर्फ यही थी कि R3 और R4 को आइडेंटिफाई करो. ओके, अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये सर्किट और इस सर्किट में कोनो डिफरेंस आपको नहीं दिखना चाहिए. अगर स्टिल कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे सेम नहीं दिख रही, तो सोचो, अपने तरीके से सोचो कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर कनेक्टेड है तो R3 किसको कंसिडर कर सकते हैं, ये सोचो. ओके, सो अब ये R3 R4 मिल गया. तो नाउ फॉर बैलेंस कंडीशन वी नो वेरी वेल R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 बच्चों. सो जैसे कि मैंने बोला कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम गिवन वैल्यू निकालते हैं 10 ओम 20 ओम कुछ भी, कि उसके लिए कब मुझे नल पॉइंट मिले, तो ये नॉन वैल्यू होती है हमारे लिए. ओके, सो R1 को अभी मैं R कंसिडर कर रहा हूं बच्चों. R1 को क्या कंसिडर कर रहा हूं? R, जो मेरे को लिए नॉन वैल्यू, बाय R2 इज इक्वल टू R3 दैट इज रो L, R4 that is 100 minus L into rho. So rho तो चला गया. So now we want to find R2. So R2 को सब्जेक्ट बनाओ, that is 100 minus L by L into R. That's it. Okay बच्चों, तो ये मुझे अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा कि 100 minus L by L into R से. अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करो कि अगर मैं ये R2 यहां पर रख दूं, इंटरचेंज कर दूं R2 और R1, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो अभी आपने यहां पर देखा कि R2 by R1 क्या मिल रहा है बच्चों? 100 minus L by L. तो अगर मैं R2 को यहां पर रख दूं, R1 को यहां पर रख दूं, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा R2 by R1. अब उस टाइम पर बैलेंसिंग लेंथ L मिल रही है और R1 के लिए 100 माइनस. अब इसमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होने वाला है कि जब भी हम इंटरचेंज करें तो कौन सी बैलेंसिंग लेंथ कंसीडर करें, 100 माइनस L या L. तो सिंपल सा तरीका है बच्चों कि लाइक आपके पास इस तरीके से सर्किट है. अब R2 के नीचे कितनी लेंथ आ रही है वही लो, R2 इज प्रोपोर्शनल R2 by R1 करो, तो R2 by R1 इज इक्वल टू L2 by L1. अगर इंटरचेंज कर रहे हो, लाइक इंटरचेंज कर दिया, यहां पर R2 रखा, तो R2 by L1 इज इक्वल टू R1 by L2. इंटरचेंज करेंगे तो उसके नीचे बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ कितनी है, वो रजिस्टर के नीचे वो देखी जाती है कि लाइक R2 के नीचे अभी कितनी लेंथ थी, 100 माइनस L. तो हमने क्या किया, R2 by R1 इज इक्वल टू 100 माइनस L by L. अगर R2 यहां पर है तो R2 by R1, अगर मैं R2 by R1 ऐसे जा रहा हूं तो L by 100 माइनस L. सो इट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे इजी नहीं होते. ज्यादातर क्वेश्चन में वो यही पूछते हैं कि अगर पोजीशन इंटरचेंज की जाए रेजिस्टेंस की तो क्या होने वाला है. तो इसी के बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं बच्चों. सो डोंट वरी, इसी का न्यूमेरिकल देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड. सो ये था क्या बच्चों, मीटर ब्रिज था. ओके, कि मीटर ब्रिज इट्स नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, और कुछ नया नहीं है बच्चों. इसमें काफी इजी चीज है, 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे तो 100% क्लियर हो ही जाएगा. लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड करूंगा, बाकी आपको करने हैं. So now next one, अब इसी के बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करें बच्चों. तो सबसे पहले अभी हमने इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किया, तो वही देख लेते हैं कि इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए डेटा रीड करने में और डायग्राम दूसरी बार ना बनाना पड़े. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा ही न्यूमेरिकल देखें कि गिवन मीटर ब्रिज के लिए इंटरचेंज वाला क्या है कॉन्सेप्ट. ओके चलो मिल गया. सो बच्चों हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आज का, थोड़ी बहुत डेटा में हटा रहा हूं.
बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये ऐसा कुछ मीटर ब्रिज दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ R2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप इन मीटर ब्रिज। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम कोई एक गैप में रख दिया है। चलो नाउ विच यूजेज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इस मीटर ब्रिज की लेंथ कितनी है? 1 मीटर वायर की है। एंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ X ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड इन द अनदर गैप एज शोन इन फिगर। मतलब हम अनदर गैप में कितना रख रहे हैं बच्चों? X ओम रख रहे हैं। So the balance point is noticed at L from the positive end of the battery. तो ये पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से बैलेंस पॉइंट कितना है बच्चों? L है। मतलब कि ये हम बाकी का लेंथ कितना कंसीडर कर सकते हैं? 100 माइनस L। ये J पॉइंट हमें मिल गया चौकी का। So now on interchanging R and X, it is found that the balance point is further shift by 20 centimeter away from the end. जब हम इंटरचेंज कर देंगे X और R तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। कितना हो रहा है? इन्होंने बोला ये ए पॉइंट से 20 सेंटीमीटर अवे जा रहा है। सो बी केयरफुल। सो व्हाट यू वांट टू फाइंड? सो नेगलेक्टिंग द एंड करेक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X यूज्ड। तो ये दो कंडीशन बच्चों हमें दी गई है, तो इसमें हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहला केस तो इजी है कि केस 1 जब भी ये इस तरीके से रखा हो, केस 1 तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? R2 by R1 अगर कर रहे हैं तो L2 by L1, अगर R1 by R2 कर रहे हैं तो L1 by L2। चॉइस इज योर। तो मैं अभी R2 by R1 करूं या R1 by R2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं कर रहा हूं R1 by R2। चलो कि R1 by R2, ये पहले फॉर्मूला लिख लो बच्चों। सबसे पहले ये करो कि R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2। अब आप भली बात ही जानते हो R1 दैट इज व्हाट R, R2 दैट इज व्हाट X। पहले वाले केस में R1 R है, R2 X है, is equal to L1 is how much? L, L2 that is how much? 100 minus। सो बच्चों ये हमें क्या मिला कि ऐसा कुछ मिल गया। नाउ अब इसको मैं यहां से रुक जाता हूं क्योंकि वेरिएबल की भरमार है। ओके R2 ओम है लेकिन वो भी अभी सफिशिएंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देखें तो केस 2 कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन। इंटरचेंज अगर हम X और R को कर रहे हैं तो मेरे लिए R1 कितना हो जाएगा बच्चों? X हो जाएगा। अब इसको R1 ही बोलना है, फिक्स है। इसको R2 ही बोलना है, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों? R हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली लेंथ L1, सो बच्चों L1 डैश बोल रहा हूं। तो पहले L बैलेंसिंग पॉइंट था, उन्होंने बोला कि 20 सेंटीमीटर अवे शिफ्ट हो रहा है, तो जितना था वहां से 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है। सो फाइनली L1 डैश दैट इज L प्लस 20। सिमिलरली अगर ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो ये L प्लस 20 हुआ, तो बाकी का कितना होगा? सिंपली दूसरे वाले केस में ये L प्लस 20 है, तो बाकी का कितना होगा बच्चों? तो इसमें L था तो 100 माइनस L हुआ। अगर ये L प्लस 20 तो ये कितना होगा? 100 माइनस L प्लस 20। इसको सोचो, अगर ये पूरा 100 है, ये L है तो 100 माइनस L। अब ये L प्लस 20 है तो ये बाकी का कितना होगा? 100 माइनस L प्लस 20। सो वी कैन राइट L2 डैश that is 100 minus L plus 20। okay बच्चों, so 100 minus L minus 20 that is 80 minus L, it's our L2 dash। so बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेकंड के क्वेश्चन में डेटा आइडेंटिफिकेशन, जो हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब R2 by R1 रखे या R1 by R2, तो इसमें हमने R1 by R2 रखा, तो अभी भी R1 by R2 that is L1 dash by L2 dash। कि अब हमारा R1 कुछ भी हो, अभी X है, उसके डिवाइड बाय लेंथ कितनी है वो लेनी, जहां पर रेजिस्टेंस तो उसके नीचे की बैलेंसिंग लेंथ लो। सो L1 डैश उसके सामने आया, सिमिलरली R2 ले रहा हूं तो L2 डैश, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 डैश बाय L2 डैश। सो फाइनली R1 कितना? X बाय R L1 डैश L प्लस 20 बाय L2 डैश दैट इज 80 माइनस L। इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। सो मुझे X फाइंड करना है बच्चों, लेकिन अभी भी हमारा काम इतना भी आसान नहीं है कि X डायरेक्टली हमें मिल जाए। सो व्हाट वी कैन सी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है बच्चों, मेरे पास वेरिएबल के लिए अगर हम देखें तो X और L दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, R की वैल्यू तो स्टिल नॉन है। चलो तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं 1 और 2 का, ताकि X कैंसिल हो जाए, R कैंसिल हो जाए। सी मैं क्या कर रहा हूं पता चल जाएगा जब भी करूंगा ये स्टेप। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो पहली वाली थी r बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब ये x को ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय x बाय r इज इक्वल टू, इसमें था l बाय 100 माइनस मल्टीप्लाई बाय l प्लस 20 बाय 80 माइनस कर। सो बच्चों आप देख सकते हो x x गया, r r गया। सो फाइनली अब इसका सिंप्लीफाई हमें करना है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस एल इंटू 80 माइनस एल इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 20। सो अब इसका सिंप्लीफिकेशन कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। सो 100 8000 माइनस 100L माइनस 80L माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर इज L स्क्वायर प्लस 20L। कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जहां पर जिसके साथ बनता है तो ये L स्क्वायर चल बचा, ये माइनस 180L उस साइड जाएगा बच्चों। सो ये 8000 इज इक्वल टू 200L, 1 2 1 2। सो ये 2L दैट इज 80, मतलब L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो इट्स आवर बैलेंसिंग लेंथ। भले पूछा नहीं हो लेकिन बैलेंसिंग लेंथ जितनी मिलेगी। और एक चीज है कि 99% न्यूमेरिकल में बैलेंसिंग लेंथ इन बिटवीन 30 टू 70 आएगी। 99% जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होती है बैलेंसिंग लेंथ की, 30 से लेकर 70 तक होती है। ओके, सो ये भी आप दिमाग में रखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% होगी, लेकिन आप कुछ ज्यादातर देखोगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल देखोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू इसके रेंज में आपको मिलेगी। ओके, सो अब हम देखें आगे ऐसा क्यों होता है। अगर आपको लग रहा है तो R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 कर रहे हैं, तो ये हमने बोला कि इसका इफेक्टिव वैल्यू अगर चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नियरेस्ट होनी चाहिए R1 R2। ओके, तो जितनी बैलेंसिंग लेंथ नियरेस्ट होगी, 50 के नजदीक होगी, 40 के अराउंड होगी, उतना फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों नियरेस्ट आएंगे। ये मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी के लिए। ओके, तो ये रीजन है। सो लेंथ मिल गई, हमारा टारगेट है एक्स फाइंड करना। चलो यहां से एक्स सब्जेक्ट बनाए, सो एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। सो 100 माइनस 40 दैट इज 60 बाय 40 इंटू 2। सो 3 2 2 2 3 सो एक्स इज 3 ohm। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। और उन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले ही बोल दिया था कि वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 ohm, और हमारे आंसर आ भी गया 2 से ज्यादा। सो इट्स आवर फाइनल आंसर की एल हमें मिल गया कितना, 2 ohm, सॉरी एक्स मिल गया 2 ohm। ओके, सो इट्स ओवर। तो बच्चों देखो, इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस का कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, काफी बेसिक और इजी चीज है ये। कोई इसमें चिंता की बात नहीं है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सिर्फ लॉजिक लगाना है। ओके, सो अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा आपको। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें, बस ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन से इजी है, कोई इसमें इतना हार्ड नहीं होगा। So let us start our next question. अभी क्वेश्चन नंबर 1 तो था, अभी 2। Find the value of unknown resistance X in the following circuit if no currents flow through the section AO. Also calculate the current drawn by the circuit from the battery of EMF 6 volt and negligible internal resistance। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो डायग्राम दिया है वो हमें बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। अब यहां से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से न्यूमेरिकली मालूम पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों, काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 3 ohm, ये दिया हुआ है 10 ohm, ये A O B C, ये 4 ohm, ये X है।
ये 2.4 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी। सो एक कंडीशन दी है कि हमें एक्स फाइंड करना है, लेकिन कब? जब एओ में करंट जीरो, मतलब इस ए टू ओ ब्रांच में करंट जीरो है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। ओके, और एक चीज फाइंड करनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, वो नेग्लिजिबल है इस बैटरी का। तो इसका सिंपल डायग्राम बनाओ। तो जब भी हमें यहाँ पर 5 या 6 रजिस्टर दिखे ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसमें ये विस्टम ब्रिज जैसा होना चाहिए। और सोने पे सुहागा क्या है कि इसमें एक ब्रांच में करंट जीरो दिया है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि करंट जीरो दिया है, मतलब हम इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे। तो सी, मैं यहाँ पर बी पॉइंट से अगर देखूं बच्चों, तो बी और ए के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ध्यान से देखो, चलो बी और ए के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस, बी और ओ के बीच में, तो चलो बी और ओ के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस, ए और ओ, भले हम इसको काउंट नहीं करें लेकिन इसको दिखा देते हैं ताकि इसको बुरा ना लगे ए ओ ब्रांच को। नाउ ओ टू ए दिखा दिया, अब ए टू सी। सो करंट बिटवीन ए टू सी ब्रांच दैट इज 4 ओम एंड अगेन ओ टू सी दैट इज एक्स ओम, और हमें ये एक्स ही फाइंड करना है। ओके, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो बी और सी के बीच में बैटरी है 6 वोल्ट की, बी और सी के बीच में बैटरी है और उसके साथ भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले ये सर्किट प्रॉपर बननी चाहिए इस तरीके से। ओके, इसमें कुछ नहीं है, सारे पॉइंट पर फोकस करो, कौन किसके साथ कनेक्टेड है उसको विस्टम ब्रिज के डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करो। ओके, विस्टम ब्रिज का स्टैंडर्ड डायग्राम ये है ना, रोम्बस जैसा, काइट जैसा। सो अब इसमें बोल दिया कि ये करंट जीरो है। तो बच्चों आप भली बात ही जानते हो कि अगर ये करंट जीरो है तो अभी हम देखेंगे कि 2/4 कितना आएगा। अगर ये करंट जीरो है मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन हो गई विस्टम ब्रिज की, कि ए पॉइंट और डी ओ पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। सो ये बैलेंस कंडीशन हो गई। सो व्हेन I is equal to 0 for AO branch, we can write बैलेंस विस्टम ब्रिज कंडीशन में ये 0 है, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में कितना होगा? 4 + 2 6, 3 + x। सो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 2/4 इज इक्वल टू 3/x, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और कुछ नया नहीं किया है बच्चों। सो 2 2 सो x इज इक्वल टू हाउ मच? 6 ओम। हो गया रेशियो, आप देख लो, 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 दैट इज 1/2, x मिल गया। अब ये 6 मिला, लेकिन एक और टास्क उन्होंने दिया बच्चों की, इसमें से करंट कितना निकलेगा। कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2.4 ओम है। तो सबसे पहले हम बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दैट इज 4 + 2 6, इसके साथ बैटरिया लगा दी 6 वोल्ट। So what is the value of current? So I is equal to E/R plus R dash. So finally value of E that is 6, R 3.6 plus R dash 2.4. So finally it's 6/6 that is 1 ampere. Okay, it's over. So ये हमें मिल गया इस ब्रांच में से करंट, मतलब 6 वोल्ट बैटरी में से कितना निकल रहा है वो। अब कोई भी ब्रांच में पूछा हो वो करंट आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ से अगर 1 एम्पीयर निकला है तो आप कैसे आगे बढ़ने वाला है, ये भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। सो बच्चों अभी आपको क्या करना है, इसी मेथड के रिगार्डिंगली काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास अवेलेबल है, उसको सफिशिएंट प्रैक्टिस करो। ओके, सो आज अभी हम यहाँ तक ही रुकेंगे। थैंक यू।